सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है शब्द और वाक्य। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे शब्दों का वर्गीकरण, वाक्य, वाक्य के अंग और वाक्यों का वर्गीकरण। हम जो बातचीत करते हैं उसमें हम वाक्य और वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा शब्द अनेक अक्षरों या वर्णों से मिलकर बनते हैं। यानी कि जो भी हम बातचीत करते हैं वो कैसे करते हैं, हम वाक्यों के द्वारा करते हैं। और वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कॉलम क में हमें दिया गया है बस्ता, तो ये बस्ता किस प्रकार से लिखा गया है, ब जमा स जमा ता, बस्ता। ऐसे ही अगला कॉलम ख में हमें दिया गया है स जमा ब जमा ता, स्वता। तो हमें यहाँ पे दो शब्द दिए गए थे, एक था बस्ता और एक था स्वता। बच्चों, यहाँ पर कॉलम क का वर्ण समूह शब्द है, लेकिन कॉलम ख का वर्ण समूह शब्द नहीं है, क्योंकि बस्ता शब्द का अर्थ है तथा स्वता का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द वर्णों से बनते हैं, लेकिन वही वर्ण समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। यानी कि हम शब्द उन्हीं वर्णों के समूह को कहेंगे जिन वर्णों के समूह का कुछ अर्थ होगा। अगर किसी वर्ण के समूह का अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कॉलम ख में कि स ब ता, अब ये भी वर्ण समूह है, लेकिन ये वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। अब अगला है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा रचना या बनावट के आधार पर, चौथा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सार्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, हिरन, पुस्तक, फूल आदि। यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा है निरर्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, बोटी, शानी। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अब अगला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे ग्राम, सर्प, सत्य, कार्य, सूर्य, प्रथम। यानी कि ये जो शब्द हैं वो किसके हैं, संस्कृत के शब्द हैं। और इन शब्दों को हमने एज इट इज, जैसे ये थे वैसे ही हमने हिंदी में लिया है, तो इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। अब अगला है हमारा तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही, दधी, सांप, सर्प, गांव, ग्राम, सच, सत्य, काम, कार्य, पहला, प्रथम। तो वह शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उन्हें हिंदी भाषा में परिवर्तित करके लाया गया है, परिवर्तित करके उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। अब अगला है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे पैसा, पगड़ी, डिबिया, खिचड़ी, जूता। यानी कि वह शब्द जो देश से उत्पन्न हुए हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे शब्द जो अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए हैं हिंदी भाषा में, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। अब अगला है विदेशी शब्द। भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं। इस संपर्क की वजह से
कि विदेशी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं। ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी कि वह शब्द जो विदेशी देशों से लिए गए हैं उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा से लिया गया शब्द है इनाम, कलम, खत, वकील, औरत, मकान आदि अन्य शब्द। और अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं डॉक्टर, स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, बोर्ड, पेन, स्टेशन, सिनेमा। तो ये सारे क्या हैं, ये अंग्रेजी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। तो अगला है हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि वह शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर उनके टुकड़े कर भी दें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे कवि, हाथी, कमल, घर, आज, पुस्तक, ये हमारे क्या है, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। अब अगला है यौगिक रूढ़। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कि यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अगर हम टुकड़े भी कर दें तो उन टुकड़ों के भी अपने अर्थ होंगे, तो इन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेना जमा पति, तो क्या है, सेनापति। तो सेना का भी अपना अर्थ है और पति का भी। ऐसे ही अगला है राष्ट्रपति, तो इनके मेल से क्या बना, राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्र का भी अपना अर्थ है और पति का भी, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब अगला है योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। यानी कि वह शब्द जिनको अगर हम अलग कर दे तो उन टुकड़ों के जो अर्थ है उन टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं निकलता, उनका अलग ही विशेष अर्थ निकलता है। तो उन ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीला कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। ऐसे ही अगला है पंख जमा जा, पंकज, पंख कीचड़ में, जा जन्मा अर्थात कमल। अब अगला है हमारा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। यानी कि वह शब्द जिनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, क्रिया के कारण, काल के कारण उनमें उन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब अगला है अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। यानी कि अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसके आधार पर किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। और ये कितने होते हैं संख्या में, यह 4 प्रकार के होते हैं। अब अगला है हमारा वाक्य। हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं तब ये शब्द समूह एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं और ये शब्द समूह वाक्य बन जाते हैं, कहलाते हैं। यानी कि जब हम वर्णों को निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वो शब्द बनते हैं, और ऐसे ही अगर हम शब्दों को निश्चित क्रम में लिखेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, वो वाक्य बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है घोड़ा घास, जैसे हमें यहाँ पे पहले दिया है बच्चों अब इन्हीं वाक्यों को पुनः देखिए। हमें यहाँ पे वाक्य दिया है घोड़ा घास चर रहा है, दूसरा चिड़िया चहक रही है। अब बच्चों अब इन्हीं वाक्यों को पुनः देखिए। है रही चहक चिड़िया, क्या इन्हें वाक्य कह सकते हैं। अब ये वाक्य जो है, ये जो वाक्य उसमें शब्द आगे पीछे लिखे गए हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे गए। ऐसे ही दूसरा है घास चर रहा घोड़ा है,
तो यहाँ पे भी शब्द को क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा गया है, इसलिए ये हमें उचित नहीं लग रहे हैं। क्या इन्हें वाक्य कह सकते हैं? नहीं, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम निश्चित नहीं है तथा इनमें कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य क्या होते हैं? किसी भी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि अगर हम जिस वाक्य में किसी के विषय में कुछ कह रहे हैं, तो जिसके विषय में बात हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? उस वाक्य का उद्देश्य कहेंगे। जैसे यहाँ पे रमन मेरा मित्र है, तो रमन क्या होगा? इस वाक्य का उद्देश्य होगा। इस वाक्य में रमन के बारे में कहा गया है कि वह मेरा मित्र है, अतः रमन उद्देश्य है। ऐसे ही अगला है विधेय। किसी वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि अब उद्देश्य के संबंध में जो बात बताई जा रही है वाक्य में, उसे हम विधेय कहेंगे। जैसे रमन मेरा मित्र है, तो रमन क्या था? रमन उद्देश्य था। मेरा मित्र है, तो वाक्य में मेरा मित्र है क्या होगा? विधेय कहलाएगा। मेरा मित्र है से ज्ञात होता है कि रमन उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके दिखाया गया है। जैसे वाक्य है महेश टीवी देख रहा है, तो महेश क्या होगा इस वाक्य में? उद्देश्य, और विधेय क्या होगा? टीवी देख रहा है। ऐसे ही अगला है माली ने बगीचे में पौधा लगाया, तो माली क्या है? माली इस वाक्य का उद्देश्य है, और बगीचे में पौधा लगाया क्या होगा? विधेय होगा। अब अगला है हमारा वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन? पहला है विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूरब दिशा से उगता है, दूसरा शेर जंगल में रहता है, तीसरा आज विद्यालय बंद है, चौथा जनता ने नेताजी का स्वागत किया। तो हमने देखा कि विधानवाचक क्या होते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जा रही है जिस वाक्य में, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव होता है, यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास हिंदी की पुस्तक है? दीपावली कब मनाई जाती है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम कहाँ रहते हो? तो इन सभी वाक्यों में ये प्रकट हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। अब अगला है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। यानी कि जिस वाक्य में हम किसी को कुछ आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे तुम जाकर पढ़ाई करो, एक गिलास पानी लाओ, इधर आओ, टीवी बंद करो और खाना खाओ। तो ये क्या है? हमारे आदेशवाचक वाक्य हैं, आज्ञावाचक वाक्य हैं। अब अगला है हमारा निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के होने या ना कर पाने का पता चलता है। यानी कि वह वाक्य जिनसे हमें पता चलता है कि किसी काम के होने या ना होने का, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं बना सकती, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा। जिस वाक्यों से हमें पता चलता है कि काम का ना होना, कि इस वाक्य से पता चल रहा है कि कोई काम नहीं होगा या नहीं किया जाएगा, तो उन वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा, मैंने विज्ञान का काम नहीं किया है। अब अगला है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तुम सदैव
इसी तरह खुश रहो, जिस वाक्यों में हम आशीर्वाद देते हैं, इच्छा जताते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब अगला है संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, यानी कि कोई कार्य हुआ है या नहीं इसका संदेह होता है जिस वाक्यों में, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल मैं विद्यालय ना जाऊं, शायद आज बारिश हो, पिताजी शायद आज शाम तक आ जाएं, वह शायद ही यह काम करेगा। तो हर वाक्य में किसका प्रयोग किया गया है? शायद, यानी कि संदेह प्रकट किया गया है, तो इसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अब अगला है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी पर निर्भर रहती है, यानी वाक्य से किसी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत किया जाता है, संकेत करते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर गाड़ी तेज ना चलाते तो दुर्घटना ना होती, यदि परिश्रम करते तो सफल होते, यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी। अगला है विस्मयादि वाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे हाय मैं तो लुट गया, अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए, वाह भारत ने क्या शानदार जीत पाई, छी कितनी गंदगी है। तो ये हमारे क्या है? विस्मयादिवाचक वाक्य हैं। अब अगला है हमारा रचना की दृष्टि से वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। सरल वाक्य बहुत आसान होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे लड़के तालाब में नहा रहे हैं, तो लड़के क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया? तालाब में नहा रहे हैं। ऐसे ही अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जो 2 वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बना है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें दोनों वाक्य ही अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जैसे मोहन कमरे में गया और अखबार पढ़ने लगा। अब अगला है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसे प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे उस लड़के को बुलाओ, ये हो गया प्रधान वाक्य। जो बाहर खड़ा है, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। तो विशेष जानकारी, योजक चिन्ह और या, किंतु, परंतु तथा एवं, ये सब क्या है? हमारे योजक चिन्ह होते हैं। प्रधान वाक्य क्या होता है? जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। अगला है हमारा आश्रित उपवाक्य। इन्हें अलग से नहीं बोल सकते, ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जब, तब, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।